हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीबीएशन की पुस्तक अग्निशिखा में दूसरे अंक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि पुरुषदत्त और जो भद्र भट्ट है चाणक्य के यहाँ पे काम कर रहे थे। तो चाणक्य ने उनको छल से क्या बाहर निकाल दिया था और उनके ऊपर आरोप लगाया था कि आप दोनों के दोनों किस्में हैं, मद्य पीने वाले हैं और वासना में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनका अधिकार छीन लिया था। तब भद्रभट्ट बताता है कि हमें पता था कि हमको कहाँ पे शरण मिलेगी, महामंत्री के पास ही शरण मिलेगी। तब यहाँ पे सुहासिनी बोलती है कि दोनों से बोलती, हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो। तब इसके बाद आगे बताते हैं, पुरुषदत्त बोलता है कि उन्होंने हमें शरण दी, हम जिसके अधिकारी थे वो हमारे को अधिकार दिया था, जैसे कि हमारे को कार्यवाहक भगुरायण के पास भी भेज दिया है कि कार्यवाहक भगुरायण के पास भी हम रहते हैं और भगुरायण ने हमें कुमार मलकेतु से स्नेह दिलाया है और हमें उसका विश्वास पात्र भी बना दिया। तब बालगुप्त बोलता है कि आप धन्य है राक्षस महाराज, तब कब तक कुमार मलकेतु जी यहाँ आ जाएंगे। तब पुरुषदत्त बोलते वो कार्यवाहक भगुरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें लेकर वे महामंत्री के पास आवेंगे, उनके आने में अभी कुछ विलम्ब हो रहा है। तब बालगुप्त बोलता है अच्छा तुम लोग कुटी के पीछे भाग में विश्राम करो और मैं जब किससे महामात्र राक्षस से मिलूंगा तो बता दूंगा। तो दोनों बालगुप्त की बात सुनकर चले जाते हैं। तब बालगुप्त सुहासिनी को बोलता है कि तुमने देखा चाणक्य कि यहाँ पे भी दुष्टता, उपकार का बदला तो देना वह सीखा ही नहीं, जानता ही नहीं, एकमात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहता। और दूसरी तरफ हमारे महामंत्री राक्षस हैं जो कि उपकार का बदला उपकार करते हैं तो उसी में सुख मानते हैं। स्वामी भक्ति इतने ज़्यादा है कि नंद की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपने स्वामी की स्मृति में आंसू बहाते रहे हैं और यहाँ पे आप उनके संरक्षण में आए हैं तो आप हर तरह से प्रसन्न रहेंगी। तब सुहासिनी बोलती कि हाँ मैं उनके संरक्षण में सभी प्रकार से प्रसन्न रहूँगी। तब बालगुप्त आगे सुहासिनी से कहते हैं किंतु दुख की बात तो यह है कि नंदवंश के समाप्त होने पर कुसुमपुर की राजनीति का इंद्रायण के फल मतलब इंद्र का फल जिस तरह से मुश्किल हो गया उसी तरह से यहाँ पे इंद्र उसकी राजनीति भी हो गई है, जो देखने में तो आकर्षित लगती है लेकिन स्वाद में बहुत ज़्यादा तिक्त है, मतलब कड़वी है। और पता नहीं ये राजनीति जो है किस वर्तुल राजनीतिक अंत को अलंकृत करने वाली माला में दंशित करने वाली सांप की जैसे बनेगी। तब सुहासिनी बोलती है फिर कुसुमपुर की इस राजनीति में मेरी नारी कहाँ पे रहेगी महाराज। तब बालगुप्त बोलता नारी की भक्तियों में तो संसार भर की राजनीतियों की लिपि है। जब उसकी पलकें झुक जाती हैं तो जाने कि कितने सिंहासन उठ जाते हैं और जब उसकी पलकें झुक उठती हैं तो ना जाने कितने राजवंश गौरव के शिखर में से गिर जाते हैं। सुहासिनी बोलती फिर भी नारी बेचारी दुर्बल ही है। तब फिर बालगुप्त बोलते हैं कि नारी शरीर से भले ही दुर्बल हो किंतु मन से वह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। आप भी शक्तिशाली हैं, फिर तो आप राजनर्तकी हैं देवी, और आपके उठे हुए हाथ की मुद्रा से सूर्य उठता है और झुके हुए हाथ की मुद्रा से चंद्र अस्त होता है। जब आप नृत्य में चक्कर घूमती है तो देवी ऐसा लगता है कि नक्षत्र की कक्षाएं बन जाती हैं। तब सुहासिनी बोलती सम्राट नंद तो कवि थे, आप भी उनके समान कवि है। तब बालगुप्त बोलता है कि नारी की प्रेरणाओं से ही कवि अपनी भावनाओं को में रंग भरता है और उसी की लहराती हुई केस राशि को ही रात्रि का प्रथम पहर समझकर कभी अपने वहाँ पे सो जाता है और उसके अरुण होठों की उषा में वह अपने जीवन की प्रभात देखता है। नारी सौंदर्य के कवि के जीवन का आदि और अंत वहीं पे है। तब सुहासिनी बोलती है कि मध्य कहाँ पे है। तब बालगुप्त बोलता है मध्य कवि के जीवन में मध्य कभी नहीं होता है देवी, उसके यौवन की अवधि वृद्धावस्था तक चली जाती, तब उसके शरीर और मन में संघर्ष होता है किंतु विजय मन की ही होती है। टूटी डाल पर भी कोकिल बोलती है और सूखी डाली झाड़ी के कोने में भी एक फूल झांकने लगता है। तब जीवन आकाश निराश के घने बादलों में छा जाता है और तब किसी फटे बादल के कोने में हल्की सी धूप निकल आती है। टूटी डाली पर कोकिल, सूखी झाड़ी का फूल, फटे बादल से निकली धूप उस कवि का यौवन ही तो है जो देवी कवि का जीवन बीत कर भी उसे बीतने नहीं देखता, वो चूक कर भी कभी नहीं चूकता है। सुहासिनी बहुत प्रसन्न होती है और वो बोलती है आपने महाराज कवि की विवेचना तो बड़े अच्छे ढंग से की है।
देन बालगुप्त बोलता है, यह कवि जीवन नारी की परिक्रमा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार सप्त ऋषि मंडल अनादिकाल से ध्रुव नक्षत्र की परिक्रमा करते चले आ रहे हैं। तब सुहासिनी बोलती, इस प्रशंसा का आपको क्या पुरस्कार चाहिए। तब बालगुप्त बोलता है कि मदनोत्सव में आपकी मुस्कान और नृत्य का संगीत चाहिए। तब सुहासिनी बोलती, किसी समय महारानी ने एक महाराज से 2 वरदान पाए थे, आज एक महाराज एक दासी से 2 वरदान चाहते हैं। तब बालगुप्त बोलता है, आप दासी नहीं है देवी, आप राजरानी हैं। फिर ये वरदान, दोनों वरदान अभिषेक के हैं, वनवास का तो एक भी नहीं है। तो उसी समय नौकर आ जाता है और बोलता है, स्वामी ने जिज्ञासा की है कि महाराज बालगुप्त देवी सुहासिनी सहित आ जाएं। तब बालगुप्त बोलता, हाँ मैं महाराज बालगुप्त हूँ और ये देवी सुहासिनी है। तो चल बोलता, महाराज बालगुप्त की जय, देवी सुहासिनी की जय, स्वामी ये बाहर आ रहे हैं। तो बालगुप्त अपने आप को संभाल लेते हैं और सुहासिनी भी को थोड़ा सा बोलती है कि मुझे तो डर लग रहा है। तब बालगुप्त बोलता, महामंत्री के समक्ष में डर कोई स्थान ही नहीं है। तब उसी समय महामंत्री आ जाते हैं। महामंत्री अमात्य राक्षस का जो ये है कुटी है, कुटी का दरवाज़ा खुलता है और राक्षस कुटी से बाहर आते हैं। तो उनका शरीर जो बहुत बलशाली दिखाई देता है और ये वाइट कलर में है और उन्होंने राजसी कपड़े पहने हुए, गले में रत्नों की माला है और एक टीका लगाए हुए हैं। उनके कर्ली हेयर है जो कि कंधे तक आ रहे हैं। तब बालगुप्त और सुहासिनी आगे बढ़कर दोनों महामात्र राक्षस को प्रणाम करते हैं। तब राक्षस बालगुप्त से बात करता है कि मुझे आशंका थी कि कुसुमपुर पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाने पर देवी सुहासिनी का अपहरण हो सकता है और वह ऐसे समय में सारा कुसुमपुर निद्रा में लीन रहे, इसलिए मैंने आपके पास संदेश भेजा था कि रात्रि रहते आप देवी सुहासिनी के निवास स्थान से होते हुए आवे, जिससे मेरी आशंका की संभावना पूरी ही आप वहां पहुंच गए। तब बालगुप्त बोलता है, आपकी आशंका एकदम सही थी, आपका अनुमान सत्य था। सुहासिनी बोलती है, राक्षस को बोलती है, आप कितने दूर की सोचते हैं महात्मा, यदि आपने महाराज बालगुप्त को ठीक समय पर नहीं भेजा होता तो वो चाणक्य के जो गुप्तचर थे उन्होंने जो वेश बदल कर आए थे, पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे सम्मान की आपने रक्षा की। रोने लगती है। तब राक्षस बोलता है कि शांत हो देवी, शांत हो, नारी के सम्मान की रक्षा करना तो प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। फिर हमारे स्वर्गीय सम्राट नंद का सारा दायित्व तो मुझे सौंप गए हैं और आप तो समस्त कुसुमपुर की शोभा है। सम्राट नंद की श्रृंगारशाला की अधिष्ठात्री हैं, आपकी रक्षा तो होनी ही चाहिए थी। महाराज बालगुप्त, साधुवाद, आपके चाणक्य के गुप्तचरों से देवी सुहासिनी की रक्षा कर ली है, आपको उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। तब बालगुप्त बोलता, नहीं महामंत्री, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। चाणक्य गुप्तचर सन्यासी वेश में थे, उनके पास शस्त्र भी थे। जब देवी सुहासिनी उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया तब वो बल का प्रयोग करने लगे। मैंने दूर से ही देख लिया और उन्हें रोका तो उन्होंने शस्त्र निकाल लिए और बाद में मैंने द्वंद्व युद्ध करके उन्हें भाग जाने पर मजबूर कर दिया। तो राक्षस बोलते हैं, आपको भी तो बहुत सारी चोटें लगी होंगी, कहीं आप दिखाइए तो बालगुप्त बोलते हैं, महामंत्री, मुझे द्वंद्व युद्ध का अच्छे से अभ्यास है, गुप्तचरों में शक्ति ही कितनी होती है। तब राक्षस बोलते, इस प्रकार देवी सुहासिनी की रक्षा हुई। तो बालगुप्त बोलता है, इन्हें आपके स्थान का ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं ध्यान सम्मान पूर्वक इन्हें आपकी आज्ञा अनुसार यहाँ पे ले आया हूँ। तो राक्षस बोलते हैं कि आप धन्य हैं महाराज, आप मौर्य चंद्रगुप्त के संबंधी है, आपको क्या पुरस्कार दूँ, किंतु हमारे पक्ष में आ जाने के कारण आपके सम्मान में इतनी वृद्धि की जाएगी कि मौर्य चंद्रगुप्त के पास रहते समय कभी संभव नहीं हुई है। तब से यहाँ पे राक्षस आगे बताते हैं कि देवी सुहासिनी, इस घटना में आप अशांत होंगी, मार्ग चलने में थक भी गई होंगी, आप फिर विश्राम कक्ष में आसन ग्रहण करिए। तब सुहासिनी यहाँ पे बोलती है, मेरा आसन तो सम्राट नंद की समाधि के पास ही होना चाहिए था महामंत्री। राक्षस सुहासिनी को शांत करने की कोशिश करता है कि ये जो आपका दुख है वो पूरे कुसुमपुर वासियों का भी दुख यही है। तब सुहासिनी बोलती है कि जिस प्रकार अग्नि की शिखाएं धूम को अपने मस्तक पर धारण करती, उसी प्रकार आपकी तेजोमयी नीति ने कुसुमपुर के विषाद को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। तो राक्षस बोलता है, किंतु धूप की भांति जनता का विषाद तो कालांतर में आकाश में विलीन हो जाएगा, किंतु मेरा भग्न हृदय सम्राट नंद के वियोग में चिंता की भस्म की भांति भूमि पर बिखरा ही रहेगा। तब सुहासिनी बोलती है कि वो भी तो धूप भी तो भगवान शंकर के शरीर का श्रृंगार होगा,
तब यहाँ पे राक्षस बोलते हैं, मुझसे आपकी सहानुभूति है देवी, आप विश्राम करें। तो यहाँ से अमात्य अपने नौकर रोहित को बुलाता है और बोलता है कि देवी सुहासिनी को विश्राम घर में लेके जाइए। तब यहाँ पे रोहिणी चली जाती है। अब राक्षस जो है बालगुप्त से बात कर रहा होता है कि स्वर्गीय नंद के आश्रितों पर चाणक्य की बड़ी कुदृष्टि है। तब बालगुप्त बोलता है, किंतु आपके संरक्षण में किसी को किसी प्रकार का भी भय नहीं है। तब राक्षस यहाँ पे बोलता है कि यह सम्राट नंद की प्रेरणा है जो मुझे सामर्थ्य बना देती है, और कुमार मलक हेतु के आने की सूचना देने वाले पुरुषदत्त और भट्टवन आने वाले थे, वो इस समय तक आ चुके होंगे। वो आए हैं कि नहीं है? तब बालगुप्त उन्हें बताता है कि वे आ गए हैं और इस समय कुटी के पिछले भाग में ठहरे हुए हैं। और राक्षस बोलता है कि उन्होंने मलक हेतु के आने की सूचना दी। तब बालगुप्त बोलता कि हाँ, कुमार मलक हेतु शीघ्र ही यहाँ पे पहुँचेंगे। तब राक्षस बालगुप्त से बोलता है कि उनका सहयोग भी हमें प्राप्त हो जाएगा महाराज। बालगुप्त का भी बालगुप्त और अब अपनी विजय में मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। आपकी और हमारी और मलय केतु की सम्मिलित सेना से कोई संसार का कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। जब हमारी सेना तीव्र पर्वत की तरह आक्रमण करेगी तो मौर्य सेना सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगी, वो उन्हें दिशाएं भी खोजने को नहीं मिलेगी। तब बालगुप्त बोलते, आपके नेतृत्व में ही ऐसा होगा महामंत्री। तब यहाँ पे राक्षस आगे बताता है कि सेना की शक्ति तो आपकी होगी महाराज, आप मौर्य के निकट संबंधी है, किंतु आपकी प्रतिभा और शक्ति का सम्मान मौर्य ने नहीं किया, और मौर्य ने क्या उस ब्राह्मण चाणक्य ने भी नहीं किया। चाणक्य के संस्कार दारिद्रता के हैं, वह राजसी मर्यादा के महत्व को अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा वार्षिक शुल्क निर्धारित किया। क्या आपकी स्थिति तक्षशिला के किसी विद्यार्थी के जैसी है क्या कि जो छोटा सा अमाउंट दे दिया? तब बालगुप्त बोलता है कि महामंत्री उस प्रसंग को ना छेड़े, अच्छा होगा, क्योंकि दुख होता है। तब राक्षस बोलता, कष्ट होना स्वाभाविक ही है, एक राजा की मर्यादा किसी विद्यार्थी के से भिन्न है। एक महापुरुष को छोटे सी राशि पर जीवन निर्वाह करने का आदेश देना कष्टकर नहीं तो क्या है, किंतु सिंह गीदड़ नहीं बन सकता, वह तो किसी वन प्रांत में निर्भीकता से विचरण करेगा। उसी प्रकार आपकी शोभा सिंहासन पर है, छोटे से शुल्क पर नहीं है। तब बालगुप्त बोलता है, आप ही राजस्व का मूल आंकना जानते हो और कोई नहीं जानता। तब राक्षस आगे कहता कि यह समझ लेना महाराज, चाणक्य की कूटनीति उसके लिए घातक बनेगी। राज्य स्थिर रहते हैं, राजनीति से कूटनीति नहीं। कूटनीति से तो षड्यंत्र चलते हैं। राज्य सर्वदेशी है, षड्यंत्र एक देशी है। राज्य स्थायी है, षड्यंत्र अवसर विशेष का है। मैं राजनीति से विजय प्राप्त करने में राज्य का गौरव समझता हूँ, चोर की भांति षड्यंत्र से जीवों की हत्या करना नहीं जानता। यह हत्या हृदय के लिए कलंक है। जिस राज्य की नींव में कूटनीति से वध किए गए शवों के समूह हो, वह राज्य कल्याणकार हो ही नहीं सकता। राज्य कल्याणकार होता है दीनों, हीनों, निर्बलों, निर्धनों को संपन्न कर उनकी मंगल कामना से। तब यहाँ पे बालगुप्त राक्षस की बात को समर्थन करता है, बोलते कि आप धन्य, आपकी सोच महान है, आपकी राजनीति शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बूढ़े मंत्री चाणक्य ने आपको राक्षस नाम दे दिया, यही तो उसका भय का सूचक है। तब राक्षस बोलता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि राक्षस नाम से राज्य का नियमन हो, राज्य प्रमुख है, नाम में क्या महत्व है। तब बालगुप्त बोलता है, आप राज्य की मर्यादा को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तो आपके पक्ष में मैं आ गया हूँ। तब राक्षस बोलता है, इसके लिए आभारी हूँ, किंतु मौर्य ने भी आपको को लोभी और लालची के नाम से पुकारा है, किंतु क्या आप लोभी हैं? सूर्य यदि जल का आकर्षण करता है तो वह क्या लोभी है? पेड़ अपनी जड़ों से रस खींचते हैं तो क्या वे लोभी है? रत्नाकर का मतलब है समुद्र के घर में रत्नों का समूह है तो क्या वह लोभी है? सूर्य, वृक्ष और रत्नाकर संपत्ति का ग्रहण कर उसे वितरित करते हैं, उसको लोभी कहना उसकी उदारता का अपमान करना है। तब बालगुप्त बोलते हैं, आप स्थिति को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं महामंत्री। तब आगे राक्षस कहता है कि मौर्य चंद्रगुप्त दक्षिण प्रदेश जीतकर लौटे हैं, अब हमारी सम्मिलित सेना चंद्रगुप्त के विजय प्राप्त करेगी तो दक्षिण का वही प्रदेश आपके शासन में होगा, तब आपका राज्याभिषेक होगा। तब बालगुप्त बोलता, मैं आपके पक्ष में आकर बहुत ज़्यादा कृतार्थ हो गया हूँ। उसी समय चर आता है और चर बताता है कि मलकेतु आ रहे हैं।
तब राक्षस बोलता है ठीक है, वे आए हैं, मैंने ही उन्हें बुलवाया है, मैं कुमार मलयकेतु से बातें करूंगा, मैं उनके हृदय को शांत करना चाहता हूँ। वे अपने पिता के वध से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप महाराज आप जाइए, आपको एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूँ। आप सब प्रकार से कुशल शासक है, सुनिए, जब हमारी सम्मिलित सेना चंद्रगुप्त की सेना पर आक्रमण करे तो कुसुमपुर की जनता का प्रत्येक नागरिक हमारा समर्थन करे। चाणक्य का कोई गुप्तचर कुसुमपुर के नागरिकों में असंतोष पैदा न करने पाए। आपकी सतर्क दृष्टि कुसुमपुर के प्रत्येक पटल में सामाजिक भावना को संतुलित करके रखे। बिना सामाजिक व्यवस्था के राजनीतिक विजय का कोई अर्थ नहीं है। तब बालगुप्त बोलते हैं, आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा को एक एक अक्षर को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। राक्षस बोलते हैं, अब आपसे ऐसी ही आशा है। अब आप आगे आपने के काम को जो दिया गया है उसकी आप प्रतीक्षा कर, मतलब आप उसको करिए। तब बालगुप्त सिर झुकाकर चला जाता है। राक्षस बालगुप्त को जाते हुए देखते और मन में सोचते हैं, यह तो बहुत ज़्यादा विनयशील व्यक्ति है और इसके काम जो है बहुत ज़्यादा हमको विश्वास दिलाते जा रहे हैं। फिर भी ये तो चंद्रगुप्त के स्वामी में, जब अपने स्वामी चंद्रगुप्त पर स्थित नहीं रह सका है तो हम इस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। तो उसी समय राक्षस ने मलयकेतु के जय की आवाज़ आती है। राक्षस आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। तो मलयकेतु के साथ भगुरायण और मलयकेतु आते हैं और दोनों एक सामंत वेश में रहते हैं। मलयकेतु राजसी वेश में रहता है और रत्नों आभूषणों से जड़ित उसकी वेशभूषा रहती है। राक्षस कुमार की जय होकर आगे उसका वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि आपको रास्ते में कोई असुविधा तो नहीं हुई। तो महामंत्री मलयकेतु बोलते हैं कि जब मुझे महामंत्री तक पहुंचना था तो उस उत्साह से मार्ग में कोई भी असुविधा मुझे सुखकर ही मालूम प्रतीत होती थी। तब भगुरायण बोलते कि महामंत्री कुमार मलयकेतु आपसे मिलने के लिए वैसे उतने ही उत्सुक से जैसे विशाल पर्वत खंड से निकला हुआ महानंद सागर से मिलने के लिए गतिशील हो उठता है। अनेक झाड़ियों और झंकारों से अवरुद्ध हो जाता था तो किंतु कुमार ने किसी प्रकार भी रुकने का अवकाश नहीं लिया, वो कंटिन्यू बढ़ते ही गए। तो राक्षस बोलते हैं, कुमार की मुझ पर विशेष कृपा है। तब मलयकेतु आगे बताते हैं, कृपा नहीं महामंत्री, ये आपकी शक्ति है जिसने मुझे आप पर विश्वास करने का सुयोग अवसर दिया है। आपका निमंत्रण मिलते ही मैंने अपने को महान सौभाग्यशाली समझा और आप जैसा महामंत्री जिस राज्य का संचालन करेगा वह राज्य हमेशा निष्कंटक हो जाएगा। छल प्रपंच करने वाले, कूटनीति करने वाले, इन सब से आदताइयों का सिर कुचल दिया जाएगा। तब भगुरायण बोलते, हमारे महामंत्री दुष्ट चाणक्य की भांति कुटिल और आतताई नहीं है, वे सज्जन है, अतः ये राजनीति के अतिरिक्त अन्य किसी भी नीति में विश्वास नहीं करते। जिस प्रकार चाणक्य जो है छल से तुम्हारे पिता का पर्वतक का जीवन का नाश कर दिया, क्या वे सहन करने योग्य था? तब राक्षस बोलता, उस घटना से तो मेरा हृदय भी बहुत ज़्यादा व्याकुल है। मैं नहीं समझता था कि मानवता इतनी ज़्यादा गिर जाएगी। अल्प लाभ के लिए एक सहायक मित्र की हत्या कर दी जाएगी। आपने अपने शोक को आप अपने हृदय में ही देखें। तब मलयकेतु बोलता है, महामंत्री, उस घटना के स्मरण से मेरे रोम रोम में अग्निशिखा प्रज्वलित हो जाती है। दुरात्मा चाणक्य ने मेरे पिता को वचन दिया था, यदि अपने अन्य गणराज्यों की सहायता से मुझे युद्ध में सहायता देकर कुसुमपुर पर विजय प्राप्त करा दे तो आधा राज्य आपको अर्पित कर दिया जाएगा। तब भगुरायण बोलते हैं कि मौर्य चंद्रगुप्त ने भी तो इसका समर्थन किया था। तब राक्षस बोलता है, ये सब मैं जानता हूँ। तब मलयकेतु आगे बोलते कि मेरे पिता ने उस दुरात्मा चाणक्य पर विश्वास किया। उन्होंने अपनी और समस्त गणराज्यों की सेना लेकर चंद्रगुप्त के साथ कुसुमपुर पर आक्रमण कर दिया। विजय प्राप्त करने के पश्चात जब आधा राज्य देने का प्रश्न आया तब उस दुरात्मा चाणक्य ने एक उत्सव मनाया। तो भगुरायण बोलते कि ऐसा उत्सव मनाया कि पर्वत चाणक्य के प्रति क्षण क्षण में अधिक विश्वासी बनते गए। तो राक्षस बोलते, इसकी भी मुझे सूचना है। तब मलयकेतु आगे बताते हैं, कुछ उत्सव में अंत में उस दुरात्मा चाणक्य ने मेरे पिता से यह निवेदन किया कि कुसुमपुर की एक अल्प सुंदरी राजकन्या आपकी शक्तिशाली महापुरुष के दर्शन करना चाहती। मेरे सरल पिता ने चाणक्य का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। राजभवन में वह राजकन्या आई और अपने सौंदर्य आसव के साथ मेरे पिता को इतना आसव पान कराया कि वे संज्ञासीन हो गए। उस आसव के प्रभाव से वे उठ ही नहीं सके, उनका देहावसान हो गया और वह आसव नहीं था, महामंत्री विष था, हलाहल था।
तब राक्षस बोलते हैं कि धैर्य रखो कुमार, यहाँ पे यह कथा बहुत ज़्यादा करुणा वाली है। तो मलकेतु बोलते हैं उनके देहावसन के साथ आधा राज्य देने का अभिनय उस दुरात्मा चाणक्य ने एक क्षण में समाप्त कर दिया। पिता ही आधे राज्य के अधिकारी थे, जब पिता ही नहीं तो आधा राज्य भी नहीं। राक्षस बोलता क्यों नहीं, आप उनके उत्तराधिकारी हैं, वह आधा राज्य आपको मिलना चाहिए। तब मलकेतु बोलता यह दुरात्मा चाणक्य ने माना ही कब था। उसका तर्क था कि बात पर्वतक और हमारे बीच हुई थी, कुमार के अधिकार के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। उसका यह राजनीतिक अभिनय कितना क्रूर है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट यहीं तक करते हैं, आगे फिर चलते हैं। धन्यवाद।